जैसे कि हम लोग जो थ्योरी था वो लगभग समाप्त कर चुके थे और उससे संबंधित क्वेश्चन भी हम समाप्त कर चुके थे। और बहुत सारे ऐसे जैसे कि घराने के हो गए, वाद्य वर्गीकरण हो गया, ताल हो गया, ये सब चीज़ जो है हम लोग कर चुके थे। तो 2-4 दिन जो है हम क्वेश्चनों का सिलसिला लेकर चल रहे हैं। रोज 50 या इससे अधिक क्वेश्चन हम करने का प्रयत्न करेंगे। और आइए आज का पहला क्वेश्चन हम ध्यान से देखेंगे, बिना विलंब किए अपने क्लास की ओर चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? ग्वालियर की, आगरा की, दिल्ली की या बनारस की? पूछ रहा है कि कहाँ की जो ठुमरी है वो प्रसिद्ध है। तो आपकी ठुमरी जो है ये बनारस की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि गजझंपा ताल में धमार ताल को आड़ की लयकारी में लिखने में प्रारंभिक स्थान पर क्या होगा? कह रहा है कि गजझंपा ताल में धमार ताल को आड़ की लयकारी में लिखने पर प्रारंभिक स्थान पर क्या होगा, यानी कि कह रहा है कि किस स्थान से, किस बोल से स्टार्ट होगा कि धमार ताल जो है गज धमार ताल की आड़ की लयकारी, यानी कि जो 14 मात्रा की जो 2/3 की जो लयकारी है वो गजझंपा ताल के मतलब होनी चाहिए। मतलब कि एक आवर्तन में धमार ताल की आड़ की लयकारी गजझंपा ताल में होनी चाहिए। तो गजझंपा ताल जो है ये आपके 15 मात्रे की ताल है और धमार ताल जो है ये आपके 14 मात्रे की ताल है। और इसका जो धमार ताल को आड़ की लयकारी में लिखने का प्रारंभिक स्थान क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 5.2/3 यानी 5 मात्रा बाटे 2/3 मात्रा। निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए। त्रिकिट धी, मतलब त्रिकिट जो है ये तीसरी मात्रा पर और धी जो है ये चौथी मात्रा पर आनी चाहिए। और इसका विभाग बनाया हुआ है, मतलब कि एक बोल एक मात्रा, एक बोल एक मात्रा। तो ब्रह्म ताल जो है, लक्ष्मी ताल है, शिखर ताल है, रुद्र ताल है। तो लक्ष्मी ताल में भी एक मात्रा है और एक विभाग होता है, लेकिन इसका जो बोल है वो अलग होता है। शिखर ताल में भी, शिखर ताल में तो 5 विभाग होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन इसका सही जवाब आपका हो जाएगा रुद्र ताल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए। गद्दी गण, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि गद्दी गण, गद्दी जो है ये आपके खाली का संबोध कर रहा है। तो 4 ताल हो जाएगा, सुल ताल हो जाएगा, तिवरा ताल हो जाएगा या धमार ताल हो जाएगा। तो 4 का जो है ये आपका गद्दीगण है और खाली सूचित कर रहा है। तो इस धमार ताल का अगर ले लें तो 9वीं मात्रा पर क्या होता है? खाली होता है। धा धा दिनता किट धा तिटिकते गदिगन है। तो ये आपके सुल ताल हो जाएगा। कह रहा शिखर ताल किस पद का ताल है? 5वां क्वेश्चन है, शिखर ताल किस पद का ताल है? असम पद, विषम पद, सम पद या कोई नहीं। शिखर ताल जो है ये आपका हो जाएगा विषम पदी ताल, क्योंकि शिखर ताल जो है ये 17 मात्रे की ताल है। इसमें विभाग जो है 5 होते हैं और इसके विभाग जो होते हैं 4 मात्रे, 4 मात्रा, 4 4 8 और 3, 8 3 11, 11 और 2, फिर 2 मात्रा की 11 2 15 और फिर 4 मात्रा, मैंने 4 4 3 2 4 ऐसे करके शिखर ताल का क्या होता है? विभाग होता है। और विभाग के आधार पर ही समपदी ताल है कि विषमपदी ताल है,
ये मतलब निर्णय लिया जाता है, तो इसका विषम पदी ताल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राग में कम से कम कितने स्वर का होना आवश्यक है? तो किसी भी राग में आपके 5 स्वरों का होना आवश्यक होता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे जाति के, राग के जाति के 3 प्रकार होते हैं, औढ़व, साढ़व और संपूर्ण। औढ़व में 5 मात्रा, साढ़व में 6 मात्रा और संपूर्ण में 7 मात्रा। तो ये 12 जो है ये तो होगा ही नहीं किसी में भी। लेकिन औढ़व में क्या हो गया, 5 मात्रा, साढ़व में 6 मात्रा और संपूर्ण में 7 मात्रा। तो पूछ रहा है कम से कम कितने स्वर, तो कम से कम 5 स्वर, और अधिक से अधिक अगर आपको स्वर पूछ दिया जाए तो अधिक से अधिक 7 स्वरों का राग में प्रयोग किया जाता है। अब कह रहा है रुद्र ताल किस पद का ताल है? तो रुद्र ताल जो हो जाएगा ये आपकी संपद ताल हो जाएगा, क्योंकि रुद्र ताल में जो मात्रा जो है ये आपके मात्रा जो है ये आपके 11 है, और विभाग भी कितने हैं? तो 11 है। तो मात्रा सेम है और विभाग भी सेम है, यानी कि एक विभाग में एक मात्रे का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए ये समपदी ताल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी ताल किस पद में आता है? विषम पद, असम पद, सम पद, इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी ताल भी जो है ये भी आपके समपदी में चल जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी ताल में भी 18 मात्रे होते हैं और 18 विभाग होते हैं, हर विभाग में एक एक। अब देखिए समपदी और विषमपदी ताल आप समझिए, जैसे कि एक विभाग, किसी विभाग में मान लीजिए 2 मात्रा दिया हुआ है और किसी विभाग में 3 मात्रा दे दिया गया, तो ये विषम हो गया। अगर जैसे कि 3 ताल का आप ले लीजिए, 4 मात्रा और 4 विभाग, मतलब 16 मात्रा 4 विभाग, यानी कि हर विभाग में 4-4 मात्रा, इसलिए ये समपदी ताल हो गया। और लक्ष्मी ताल वैसे ही 18 मात्रा 18 विभाग, यानी कि हर विभाग में एक मात्रा हो गया। अब आप ले लेंगे सूल ताल, जैसे शिखर ताल के बारे में ही हम आपको बता दिए। शिखर ताल में क्या हुआ, 5 विभाग हो गए, 17 मात्रा हुआ। तो ये तो अब एक हिसाब से बटाएगा नहीं, तो 4, एक विभाग में 4 मात्रा, एक विभाग में 4 मात्रा, एक विभाग में 3 मात्रा। तो जैसे ही 3 आ गया, ये क्या हो गया, विषमपदी ताल हो गया। यानी कि हर मात्रा का अगर समान बोल है तो संपदी ताल, और हर विभाग में थोड़ा सा मात्रा कम बेसी हो जाए तो वो विषमपदी ताल हो जाता है। कह रहा है आड़ की लयकारी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? देखिए लयकारी जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, आप बढ़िया समझिएगा। पहला लयकारी होता है सीधी लयकारी, और दूसरा लयकारी होता है टेढ़ी लयकारी। यानी कि सीधी लयकारी का मतलब समझिए, जैसे कि आप अस्थाई में गा रहे हैं, अस्थाई से 2 गुण पे जाएंगे, 2 गुण से 3 गुण जाएंगे, 3 गुण से 4 गुण जाएंगे, 4 गुण से 8 गुण जाएंगे, 8 गुण से 16 गुण जाएंगे, तो ये सीधी लयकारी हो गई। अब जैसे कि आड़ की लयकारी, टेढ़ी लयकारी का मतलब समझिए। टेढ़ी लयकारी जो होती है मतलब यानी आड़ की लयकारी जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहला कुआड़ की लयकारी, बियाड़ की लयकारी, कुआ आड़, कुआड़ और बियाड़। तो जो आड़ की जो लयकारी है ये 3 प्रकार की होती है, आड़े में ही आता है, कुआड़ और बियाड़, ये तीनों आड़ में ही आते हैं। आड़ की लयकारी 3 प्रकार की होती है। निम्नलिखित तालों में से किस ताल में परण नहीं बजाया जाता है? तो पौरन जो है कहारवा ताल में नहीं बजाया जाता, क्योंकि कहारवा ताल में क्या बजाया जाता है, हम आपको पहले ही बताए जब ताल के बारे में पढ़ा रहे थे, तो कहारवा ताल में लगी और लड़ी बजाया जाता है। निम्नलिखित ताल में से किस ताल में पेशकार और कायदा नहीं बजाया जाता है? तो पेशकार और कायदा ये जो है आपकी गजझंपा ताल में नहीं बजाया जाता है, क्योंकि गजझंपा ताल जो है इसमें कायदा और पेशकार और कायदे की जगह यहाँ पे रेला और पौरन बजाया जाता है गजहम्पा ताल में। निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए। तो बोल तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, तो टाइपिंग वाले ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, तो कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बोलों के आधार पर ताल पहचानिए। ये भी तिरकिट धी एक, देखिए दूसरे विभाग में
कह रहा है कि त्रिकिट धी है, और तीसरे विभाग में क्या है, तो ना है। ये तो मतलब कि त्रिकिट धी एक विभाग में और ना जो है आपके एक विभाग में। तो कौन सा बोल हो जाएगा, आड़ा चार ताल का हो जाएगा, कि झुमरा का हो जाएगा, कि लक्ष्मी ताल का हो जाएगा, कि धमार ताल का हो जाएगा। तो आड़ा चार ताल का आपको बोल याद करना पड़ेगा। तो आड़ा चार ताल का बोल है कि धिन तिरिकिट धिन तिरिकिट धी ना तू ना क ता तिरिकिट धी ना। देखिए यही आ रहा है। तो आड़ा चार ताल का बोल ये हो जाएगा त्रिकिट धी ना। धिन त्रिकिट धिन ना तुन्ना कत्ता त्रिकिट धिन ना धी धिन ना। झपताल की बेदम तिहाई का एक भाग कितनी मात्रा का होगा। झपताल जो है ये आपकी 10 मात्रे की ताल है, और इसका बेदम तिहाई कह रहा है कितनी मात्रे का होगा। बेदम तिहाई का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिसमें दम नहीं लिया जाए। तिहाई दो प्रकार के होते हैं, एक दमदार तिहाई और एक बेदम तिहाई। तो 10 मात्रे का आपको क्या करना है, ताल का बेदम तिहाई, माने कहीं रुकना नहीं है, सिर्फ बजा के और लास्ट में सम से मिला देना है। मैंने 10 मात्रा में बेदम तिहाई कह रहा है। तो 10 बटे आप 3 कर देंगे तो 3 मात्रा आ जाएगा पहला, और 3 पूर्णांक 1/3 मात्रा आ जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा बेदम तिहाई होगा। आप 10 जो है अब 10/3 करके आप कटा करके देख लेंगे, क्योंकि तिहाई जो होता है ये 3 मात्रे का होता है, और बोल जो है आपके 10 मात्रे का है। तो आपका यही आंसर होगा। लगी लड़ी का प्रयोग किस ताल में होता है। तो हमने क्वेश्चन के माध्यम से ही पहले ही करा दिया है कि जो लगी लड़ी का जो प्रयोग होता है ये आपके दादरा और कहारवा में होता है। तो यहाँ पे तो कहारवा दिया नहीं है, तो इसका सही जवाब आपका दादरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो तालों की मात्रा की संख्या जोड़कर 31 हो जाती है। मैंने कि कह रहा है कि इनमें से दो ताल की मात्रा जोड़ करके 31 मात्रा बन जानी चाहिए। शिखर ताल और चार ताल। तो शिखर ताल हो गया जो आपके 17 मात्रे का हो गया, और चार ताल जो हो गया ये 12 मात्रे का हो गया। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 7 और 2 9, लास्ट में तो 9 आ जा रहा है, फिर 1 1 2 29 मात्रा हो रहा है। अब आ गया चार ताल और धमार ताल। तो चार ताल भी 12 मात्रे का होता है, और धमार ताल जो होता है 14 मात्रे का होता है, ये भी नहीं होगा। शिखर ताल यहाँ पे हो गया 17 मात्रा, धमार ताल हो गया 14 मात्रा। तो 17 और 4 21, 21 और 10 आपका 31, यानी कि आपका शिखर ताल और धमार ताल। तो आपको हर ताल के मात्रे की जानकारी होगी, तभी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है। खमाज है, तिलंग है, काफी है, कि दरबारी है। तो आपका गंभीर प्रकृति का जो राग है ये राग दरबारी है। इसके नाम से भी समझ में आता है कि दरबारी कहने से ये गंभीर प्रकृति का बोध कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है। राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है। रगांग, तलांग, लयांग या मतरांग। राग का सरगम गीत जो है ये क्या दर्शाता है। तो राग का जो सरगम गीत है ये रगांग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है राग की पहचान किसके द्वारा होती है। स्वर समूह के द्वारा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जाति के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो राग की पहचान किससे होती है। देखिए यहाँ पे मात्रा के आधार पर तो ताल की जानकारी होती है, जैसे कि 16 मात्रा है तो 3 ताल होगा, या तिलवाड़ा ताल होगा मात्रा के आधार पर। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर तो राग की पहचान नहीं होगी। मान लीजिए 5 मात्रा, 6 मात्रा और 7 मात्रा, इससे क्या होता है दे दिया जाएगा, तो इससे औरो जाति का राग है, संपूर्ण जाति का राग है। लेकिन राग की पहचान कर रहा है, मतलब अगर आपको राग पहचानना है कि ये कौन से
तो राग के स्वर के समूह के आधार पर क्या होता है, राग की पहचान होती है। जैसे नी, कोई भी अभ्यास है, अगर नी रे ग रे सा अगर हारमोनियम से उठा रहा है तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि ये राग यमन गाना चाह रहा है। या सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध गा रहा है तो ये आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि ये क्या गा रहा है। अगला देखिए, जैसे कि यही है एक, एक लिखा हुआ है स्वर संगति, और कह रहा है कि ये जो है किस राग को दर्शाता है, ग म प ध नी, नी ध प म, ध म प ध म ग। थोड़ा जो हम राग से थोड़ा सा दूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम एक तबला वादक हैं, और तबला वादक को थोड़ा राग का कम जानकारी होता है। तो ये कह रहा है कि राग जो है किस स्वर को दर्शाता है। यहाँ पे जो नी होगा ये आपका कोमल नी हो जाएगा, तभी जो है इसमें से राग आपका जो है खमाज राग को दर्शाएगा। कैसे कि खमाज में जो है वो नी कोमल होता है, तो यहाँ पे नी जो है कोमल होना चाहिए। ठीक है। अगला है कि दुर्गा और मालकोंस राग की जाति बताइए। तो दुर्गा और मालकोंस की जो जाति है वो औरव और औरव जाति के दुर्गा और मालकोंस राग है। दुर्गा का तो मैं नहीं जानता था, मालकोंस का मैं जानता था कि औरव औरव है, तो इसी के आधार पर औरव औरव हम कर दिए, आप भी देख लेंगे। अगला है कि मोरे प स्वर संगति किस राग में प्रयुक्त होती है, कान्हड़ा में, मल्हार में, भैरव में या बिलावल में। म रे, रे के बाद थोड़ा जो दिया गया है ये आकार है, यहाँ पे आकार होता है, और फिर प। तो ये आपके जो राग हैं ये आपके मल्हार राग को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राग एक दिन में, निम्नलिखित में से कौन सा एक राग दिन के मध्य में गाया जाता है, यानी कि दिन के मध्य भाग में, मुल्तानी, आसावरी, वृंदावनी, सारंग या पुरिया। यानी कि कह रहा है कि दिन के मध्य भाग में गाने वाला जो राग है वो कौन सा है, तो आपका हो जाएगा वृंदावनी, सारंग। निम्नलिखित में से किस जोड़ी के रागों में समान स्वर प्रयुक्त होते हैं, बसंत और परज, वृंदावनी सारंग एवं शुद्ध सारंग, श्याम कल्याण एवं भूप कल्याण, जोग और जोग कौंस। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा जोग और जोग कौंस। इनमें से एक जो है औड़ो जाति का राग है, तो इसमें बताइए काफी है, खमाज है, मालकोंस है या असावरी है। तो आपके औड़ो जाति का जो राग हो जाएगा ये आपका मालकोंस हो जाएगा। और मालकोंस में जो होता है रे और प क्या होता है, वर्जित होता है, माने कि 7 स्वर में 2 स्वर रे और प हो गया, वर्जित हो गया, तो 5 मात्रा का बचा, इसलिए 5 स्वर का बचा, इसलिए 5 स्वर जो होता है औड़ो जाति का राग होता है। और इस मालकोंस जो है इसका गायन समय लगभग मध्य रात्रि माना जाता है, यानी कि रात्रि का तीसरा प्रहर जब आरंभ होता है, स्टार्ट होता है, उस टाइम माना जाता है। और मालकोंस का जो संप्रकृति राग है ये आपके चंद्रकोंस हो जाएगा, ये बार बार पूछता है, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे हैं। मालकोंस में नी कोमल कर देने पर या नी शुद्ध कर देने पर क्या होता है, चंद्रकोंस बन जाता है। थोड़ा आप लोग मिला लेंगे, हम पहले ही बताया कि हमारा तो जो है थोड़ा सा राग कमजोर पड़ता है, लेकिन हमको लग रहा है नी कोमल कर देने पर क्या होता है, वो चंद्रकोंस बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकोंस के मध्यम को षड्ज मानकर किस राग में स्वर की उत्पत्ति होगी। कह रहा है मालकोंस के मध्यम को अगर हम षड्ज मान लें तो किस राग के स्वर की उत्पत्ति होगी। तो राग जो अड़ाना होता है उस राग की उत्पत्ति होती है। पूर्वी थाट के स्वरों में मध्यम तीव्र के स्थान पर शुद्ध कर देने पर कौन सा थाट बनता है। अब आपको क्या होगा, पूर्वी
थाट में कौन कौन से स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो पूर्वी में रेधक कोमल और मत तीव्र होता है। अब मत तीव्र के स्थान पर पूछ रहा है कि कौन सा राग मत तीव्र के स्थान पर म शुद्ध कर दिया जाए, यानी कि रेधक कोमल होगा। तो रेधक कोमल किस राग में होता है? तो रेधक कोमल जो हो गया आपका भैरव थाट में होता है, आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, राग अड़ाना का गायन समय क्या है? तो राग अड़ाना का जो गायन समय है ये रात्रि का तृतीय प्रहर है। अगला क्वेश्चन है कि धनी सा रे ग म ग रे ग रे सा, यहाँ देखिए क्या हो गया है कि जो टाइप करते हैं वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। तो यहाँ पे नी के आगे जो होगा कोमल होगा, ध के आगे जो होगा कोमल होगा, रे ग के आगे भी कोमल होगा, म ग रे ये भी कोमल होगा, ये भी कोमल होगा। मतलब कि नी कोमल, ग कोमल, रे कोमल, म तो कोमल होता नहीं है, म शुद्ध रहेगा। यहाँ पे गरे केवल कोमल होगा, ग रे कोमल और नी कोमल, यानी कि ग रे और नी ध, यानी कि चारों स्वर जो है रे ग ध नी, चारों स्वर क्या है कोमल हो रहे हैं। तो अब आप बताइए बसंत होगा, मियाँ मल्हार होगा, तोड़ी होगा कि काफी होगा? अब इससे आप तो समझ रहे हैं कि रे ग ध नी कोमल है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये भैरवी थाट के अंतर्गत आएगा। इसमें नी जो है आपका कोमल नहीं होगा, क्योंकि भैरवी थाट का राग दिया नहीं है, इसलिए तोड़ी हो जाएगा। कान्हड़ा का प्रकार क्या है? तो कान्हड़ा का जो प्रकार आपका हो जाएगा, ये कान्हड़ा जो है ये अड़ाना का एक प्रकार है। वह प्राचीन लेखक कौन है जिसने वर्तमान संदर्भ में राग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम किया? कह रहा है कि वह प्राचीन लेखक कौन है जिन्होंने राग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में किया, उस लेखक का नाम पूछ रहा है। तो ये जो हो जाएगा आपका मतंग जो हो जाएंगे, ये सर्वप्रथम राग के वर्णन किए हैं अपने ग्रंथ बृहददेशी में। संगीत परिजात के लेखक कौन है? तो संगीत परिजात के लेखक जो हो जाएंगे आपके संगीत परिजात के लेखक जो है वो, हाँ, संगीत परिजात के लेखक अहोबल जी हो जाएंगे। और इन्होंने 1650 ईस्वी में संगीत परिजात के रचना की थी। चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन है? तो चतुर्दंडी प्रकाशिका अहोबल है कि लोचन है कि व्यंकट मक्खी है कि भरत है? तो आपके व्यंकट मक्खी जी हो जाएंगे। अहोबल जो हो गए संगीत परिजात के हो गए, भरत जो हो जाएंगे ये आपके नाट्य शास्त्र के हो जाएंगे, और लोचन जो है ये शायद राग तरंगिणी के हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रामामात्य ने लिखा है, रामामात्य ने हृदय कौतुक, राग विबोध, संगीत विशारद या स्वरमेल कलानिधि? तो रामामात्य ने स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ की रचना की है। अगला क्वेश्चन है कि सारंग देव जो है किस शताब्दी में हुए? तो सारंग देव जी जो है ये आपके 13वीं शताब्दी में, ये भी बहुत अच्छे संगीतकार थे। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना जो है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना शताब्दी पूछ रहा है, और सारंग देव का काल पहले ही पूछ लिया। तो संगीत रत्नाकर जो है ये सारंग देव द्वारा लिखा हुआ है, तो इसका भी 13वीं शताब्दी ही होगा। कह रहा है कि संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की थी? अनोखे लाल ने, गुदई महाराज ने, प्रेम बल्लभ ने या हबीबुद्दीन ने? संगीत सम्राट की उपाधि कह रहा है कि किस आदमी को संगीत सम्राट की उपाधि मिली थी? तो संगीत सम्राट की उपाधि जो है आपका अनोखे लाल मिश्र को संगीत सम्राट की उपाधि मिली थी। हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट, बात यहाँ पे हो गया है लेकिन 10 थाट होगा, 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया था? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ये जो है इन्होंने नहीं, नारायण राव व्यास, ओमकार नाथ ठाकुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित
विष्णु नारायण भातखंडे जी ने ये व्यंकटमखी के 72 थाटों के आधार पर उन्होंने गणितीय आधार पर 10 थाटों को क्या किया, एकत्रित किया, और विष्णु नारायण भातखंडे जी ने उत्तर भारत में 10 थाट को क्या किया, प्रचलित किया। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई है? तो पंडित रविशंकर के साथ सबसे अधिक यहूदी मेनुहिम ने क्या किया है, वायलिन बजाया है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुपद की उत्पत्ति किस आश्रयदाता का संबंध रहा? ध्रुपद की उत्पत्ति किसे माना जाता है? ध्रुपद जो हो गया ये मान सिंह तोमर द्वारा माना जाता है। प्रणव भारती के लेखक कौन हो जाएंगे? तो प्रणव भारती के लेखक जो आपको हो जाएंगे ओमकार नाथ ठाकुर जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सितार का जफर खानी बाज किसने प्रचलित किया? तो हलीम जफर खान है, जो है सा नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, खां होगा। माई म्यूजिक माई लाइफ ये तो पंडित रविशंकर की रचना है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करा दे रहे हैं कि टाइम बहुत कम है, जल्दी आपको जानना है। तबले के बनारस बाज का जन्मदाता तो पंडित राम सहाय को माना जाता है। पंडित राम सहाय के शिष्य हो जाएंगे आपके कंठे महाराज। कंठे महाराज के शिष्य हो जाएंगे, थोड़ा सा देखिए इसमें मिस्टेक हो रहा है, पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे? पंडित कंठे महाराज जो हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे, क्योंकि ये बनारस घराने से संबंधित हैं, और इनका जो जन्म है ये बनारस में ही इनका जन्म हुआ था। किस संगीतज्ञ द्वारा रागे यमन की रचना की गई थी? रागे यमन की रचना किस संगीतज्ञ द्वारा किया गया था? तो रागे यमन का जो रचना है ये आपके सुल्तान हुसैन सरकी द्वारा किया गया था। इन्हीं को क्या माना जाता है? सुल्तान हुसैन सरकी को बड़ा ख्याल का शायद जन्मदाता कि छोटा ख्याल का माना जाता है, बड़ा छोटा ख्याल का शायद, आप लोग थोड़ा देख लेंगे इसमें। बलराम पाठक तरब के तार हेतु किस नंबर का तार प्रयोग करते हैं? मतलब कि एक तार में जैसे कि आप नट बोल्टिंग ले जाते हैं तो उसमें नंबर दिया जाता है हर चीज का, तो वही पूछ रहा है कि बलराम पाठक जो है तरब के तार हेतु किस नंबर का तार प्रयोग करते हैं? तो 0 नंबर के कि 00 नंबर के कि 3 नंबर के कि इनमें से कोई नहीं। तो आपके हो जाएगा पंडित बलराम पाठक जो है ये तरब के तार हेतु ये जो है 00, जी लिख दिया है लेकिन 00 होगा, 00 के तार का प्रयोग करते थे। उस्ताद अल्लाह रखा खां को किस सन में पद्मश्री, अल्लाह रखा खां जो कि जाकिर हुसैन की क्या है, पिताजी हैं, तो ये पंजाब घराने के हैं, तो इनको 1977 ईस्वी में पद्मश्री द्वारा सम्मानित किया गया था। प्राचीन काल में आलाप में रूपक अलाप्ति के कितने भेद हैं? तो प्राचीन काल में रूपक अलाप्ति की क्या है, तो 2 भेद है। पहला है अस्थाई भंजनी और दूसरा है रूपक भंजनी। यही आपके क्या है, आज का क्वेश्चन जो है यहीं तक समाप्त रखते हैं क्योंकि पीपीटी से आगे बना नहीं। तो चलिए लगभग आधे घंटे में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन आज कर दिया है। तो आज का जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला क्लास फिर हम लेकर के तुरंत ही हाजिर होंगे। कोई नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।